नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका भास्कराचार्य क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स की चैप्टर 2 समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं को पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि है अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुएं में क्या अंतर होती है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं में डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उपभोग व्यय की अवधारणा और इसके घटक क्या क्या होते हैं। इन 3 चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो 4 वीडियो रह जाती हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला भाग हमारा कहलाता है मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरा हमारा अंतिम वस्तुएं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर होती हैं, इनको आइए समझते हैं। जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, जैसे एक फ़ोन आपने ख़रीदा मार्केट से। ठीक है दोस्त, आपने ये फ़ोन ख़रीदा और इस फ़ोन को ख़रीदने में जो जो कच्चा माल लगा है वो वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। फ़ोन को बनाने में क्या क्या लगता है, हमारा बैटरी हो गया, स्क्रीन हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सारी चीज़ें फ़ोन को बनाने में लगती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, CPU हो गया प्रोसेसिंग करने के लिए फ़ोन। तो ये जो बैटरी हो गया और CPU की स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, क्योंकि इनसे मिलके अंतिम वस्तुओं का निर्माण होता है। और अंतिम वस्तुएं क्या कहलाती हैं, जब उपभोक्ता अपनी संतुष्टि या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करता है तो वे अंतिम वस्तुएं कहलाती है। चलिए आइए हम इसे एक बार समझते हैं और अच्छी तरीके से। मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होते हैं। इसका कहने का यह मतलब है कि ये पूरी तरीके से तैयार नहीं होते, इसलिए जो प्रयोगकर्ता उपभोक्ता है इनको खरीदने में असफल रहते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं को। लेकिन जो अंतिम वस्तुएं होते हैं तैयार माल होता है और ये उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर होता है और प्रयोगकर्ता द्वारा इसे उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो उपभोक्ता है खरीद सकते हैं अंतिम वस्तुओं को, मध्यवर्ती वस्तुओं को खरीद नहीं सकते। ठीक है, उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं मैंने आपको बताया, उसमें अंतिम वस्तु बनाने के लिए हमें कई सारे कच्चे माल की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग, इससे हम अंतिम वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारा अंतिम वस्तुएं होती हैं इनका उत्पादन कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है। ठीक बात है, क्योंकि देखो एक फ़ोन बनाने में बैटरी लगा, बैटरी कितने की आई, मान लो 100 रुपये की आई बैटरी, तो उसकी यदि वो बैटरी फ़ोन में नहीं लगता तो हम उसे आगे भी सेल कर सकते हैं और अच्छे दामों में इसकी पुनः बिक्री की जा सकती है। लेकिन जो अंतिम वस्तुएं हैं उसको आप एक बार यूज़ कर लिया तो आपको उसी रेट में बेचने को नहीं मिलेगा, इसकी आप पुनः बिक्री नहीं कर सकते, आपको सेकेंड हैंड में आपको बेचने को मिलेगा। तो ये इसमें हम पुनः बिक्री नहीं कर सकते अंतिम वस्तुएं को, और लेकिन मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जिसे हम पुनः बिक्री कर सकते हैं। इसमें मूल्य वृद्धि की जानी होती है। अब देखिए, इसमें कई सारे कच्चे माल का उपयोग होता है इन मध्यवर्ती वस्तु बनाने में। तो इसमें हम जैसे एक कच्चा माल, जैसे यहाँ बैटरी हो गया, स्क्रीन, ये अलग अलग ये रेट में खरीदते हैं उत्पादक। अब इन सबको ऐड करके मूल्य में वृद्धि करते हैं ये। लेकिन जो अंतिम वस्तुएं का जो रेट होता है, जो प्राइस होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती। यदि एक फ़ोन आया 10,000 में तो वो 10,000 में ही बिकेगा। ठीक है दोस्त, इस पर किया गया व्यय, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उस पर किया गया व्यय क्या कहलाती है, ये मध्यवर्ती लागत। ठीक है, और जो अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या कहलाती है, अंतिम व्यय। अंतिम व्यय में क्या आ जाता है, हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, उपभोग के लिए इन्वेस्ट, C+I। ठीक है, उपभोग और निवेश, ये 2 कहलाती है। अब ये जो होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, ये राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GDP में शामिल नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के माल होते हैं, इसलिए नहीं की जाती। लेकिन जो अंतिम वस्तुएं हैं वो प्रयोगकर्ता द्वारा
प्रयोग में लाया जाता है और इसके लिए वो पैसे मतलब पे करते हैं, निवेश करते हैं। तो जब निवेश करते हैं तो ये राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी में सम्मिलित किया जाता है अंतिम वस्तुएं को, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुएं को जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाता। आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। आइए इसे हम एक नज़र में देखते हैं। उपभोग वस्तुएं वही वस्तु होते हैं जिन्हें हम अपने संतुष्टि के लिए खरीदते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। पूंजीगत वस्तुएं स्थिर संपत्ति होती हैं। ये इस उत्पादक यानी कि जो प्रोडक्टर होता है, जो मालिक होता है, उत्पादक होता है, वो उनकी स्थिर संपत्ति होती है। स्थिर संपत्ति में क्या क्या आती है? मशीनरी हो गई, उनकी लैंड हो गई, ये सारे स्थिर वस्तुएं होती हैं जिनका मूल्य अधिक होता है, जो वर्षों तक टिका रहता है, 1-2 सालों के लिए नहीं, जो वर्षों तक टिका रहता है और जिनका मूल्य अधिक होता है वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। आइए हम दोनों में अब डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। पहला डिफरेंस है हमारा, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करता है कौन? उपभोग वस्तुएं। आपको पता है, आप जब भी दुकान में या बाजार में सामान खरीदते जाते हो वो आपकी आवश्यकता को भी पूरा करता है। लेकिन पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये उत्पादक से संबंधित होता है और ये उपभोक्ता से। खरीदने पर परिवार द्वारा उपभोग, यानी जब हम अंतिम वस्तुएं उपभोग वस्तुएं को खरीदते हैं तो इससे क्या, इसका उपभोग कौन करता है? हमारा परिवार। लेकिन पूंजीगत वस्तु में क्या होता है? इनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जाता है। मैंने आपको बताया पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, है ना, उसकी स्थिर संपत्ति पूंजीगत वस्तुएं होती है। इसका उपयोग, मशीनरी का उपयोग किस में करते हैं? उत्पादन में, वस्तु के उत्पादन में। इसलिए इनका उपभोग नहीं किया जाता परिवार द्वारा। इनका उपयोग किस में किया जाता है? उत्पादन में। ठीक है दोस्त, इन पर किया गया व्यय उपभोग व्यय कहलाता है। सिंपल है, यदि हम दुकान में खरीदने जाते हैं तो हम उपभोग व्यय करते हैं, ठीक है। और जो हम मशीनरी में उत्पादन के लिए करते हैं व्यय, वो क्या कहलाता है? हमारा निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। और इसलिए ये हमारा उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं? लोगों का कल्याण करती हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। सही बात है, आपका जो है कल्याण करता है, जो आपकी रहन सहन है, जीवन शैली है, उनमें भी सुधार करते हैं जैसे। और यह जो पूंजीगत वस्तुएं जीडीपी की समृद्धि का आधार है, ठीक है। यानी कि जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप खरीदोगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जीडीपी की वृद्धि का आधार होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि उपभोग व्यय की क्या अवधारणाएं होती हैं और इसके क्या क्या घटक होते हैं। उपभोग व्यय से हमारा क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग व्यय से है, यानी कि जो एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में कितना उपभोग पर व्यय हो रहा है, कितना लोग वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं उसे खरीदने में, ये हमारा क्या कहलाती है? उपभोग व्यय, ठीक है। अब ये उपभोक्ता कौन कौन होते हैं पूरे देश में? अब उपभोक्ता परिवार हो सकता है, सरकार हो सकता है, एनजीओ, ठीक है। एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन। और परिवार देखो कैसे उपभोक्ता हैं, परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, हमने पढ़ा। और सरकार कैसे हो सकता है? सरकार देखो उपभोग क्या करता है? सुरक्षा बल के लिए हथियार, स्कूल में दोपहर के भोजन, ये सारे सरकार कहाँ से करते हैं? उपभोग करके ही वस्तुओं का। जैसे सुरक्षा बल हथियार मंगाया, वो सरकार उपभोग कर रही है। और जो एनजीओ उपभोग कैसे करता है वस्तुओं का? वस्तुओं को खरीदने के लिए, यानी कि खरीदता है और दान में दे देता है एनजीओ, तो वो भी उपभोग कर रहा है। मतलब पूरे देश में जितने भी गैर सरकारी सरकारी संगठन या परिवार है, ठीक है, ये सारे उपभोक्ता हैं, ठीक है। उपभोग व्यय का ये अवधारणा और ये घटक है। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आई मेरी वीडियो। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच दोस्त।